हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी में हम कारक की बात करेंगे कि कारक क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और उसकी परिभाषा को हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कारक की परिभाषा की। कारक की परिभाषा क्या होती है? जहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक हम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। आइए हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करते हैं। माँ ने चाकू से सेब काटकर बेटे को खिलाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाकू और माँ के बीच में ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको से जोड़ा गया है और बेटे को यहाँ पे आप देख सकते हैं ने से और को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी को हम कारक कहते हैं। इसे हम विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ये जो ने है, से है, को है, ये सभी विभक्ति या कारक चिन्ह या इसको हम परसर्ग भी बोलते हैं। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कारक और उनकी विभक्ति चिन्हों की। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। कर्म जो है इसका है को। करण की अगर हम बात करें तो से के द्वारा। वहीं अगर हम बात करते हैं संप्रदान की तो संप्रदान को या के लिए। अपादान से। और संबंध की बात करें तो का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण की अगर हम बात करें तो ने, में और पर। और अगर संबोधन की बात करें तो हे, ओ, हरे, वाह। ये सभी क्या होती हैं? तो ये सभी विभक्ति चिन्ह होती हैं। जैसे कि आप एक याद करने के लिए थोड़ा सा हम आपको ट्रिक बता दें। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, हो, हरे। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? कर्ता ने, फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबोधन संबंध का, की, के संबंध में, पर अधिकरण समान, हे, हो, हरे, संबोधन, कारक की यह पहचान। आइए अभी हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाता है। जैसे ये जो अपादान होता है इसका हम प्रयोग, जो से है इसका हम प्रयोग अलगाव की स्थिति में करते हैं। जहाँ भी अलगाव की स्थिति होगी, दो स्थानों का अलग अलग संबंध दर्शाया जाएगा, वहाँ पे अपादान कारक होता है। आप इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं, ये भी आ से स्टार्ट होता है और अलगाव भी आ से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अपादान, अलगाव और उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, तो वह है से। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट में क्या है। एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने पहला लिया था, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 कारक हैं। तो अभी आइए हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आपको हम सबसे पहले बताते हैं कारक। जो कर्ता कारक है इसका क्या है? जो काम को करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है। किस विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ने का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था कर्ता ने। कर्ता के साथ किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परंतु जरूरी नहीं है कि हर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया हो। जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन ने खाना खाया। तो अगर आपसे ऐसे वाक्य दे दे और पूछे इसमें कौन सा कारक है, तो आप इसको तुरंत देख के बता सकते हैं यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कर्ता कारक है। तो जहाँ भी आपको विभक्ति सिर्फ दिखाई देगी वहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अभी हम बात करते हैं, अगर सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, तो यहाँ पे आपको विभक्ति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसको पहले हम जान लेते हैं।
कर्ता प्लस क्रिया मिलकर क्या बनाता है, तो कर्ता कारक बनाता है। जहाँ पे नि विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है और कर्ता और क्रिया सिर्फ हैं, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे वह दौड़ता है, यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग किया नहीं गया है कि वह नहीं दौड़ता है, और ने लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह दौड़ता है तो भी या क्या हो जाएगा, या कर्ता कारक हो जाएगा। क्योंकि हमने जो परिभाषा बताई थी उसमें हमने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर शब्द हर वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हो, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ने का नहीं प्रयोग है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्ता और क्रिया ही दोनों मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रही हैं, और जहाँ भी ऐसा आपको मिलेगा वहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी ने उड़ते तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी कर्ता कारक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्ता ये है और क्रिया ये है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। सोहन पढ़ता है, सोहन कर्ता हो गया, पढ़ता है ये क्रिया हो गया, तो दोनों मिलकर कर्ता कारक का निर्माण करते हैं। अभी हम आप आइए बात कर लेते हैं कर्म कारक की, कि कर्म कारक किसे कहते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह क्या होती है। तो हम इसके विभक्ति चिन्ह की अगर बात करेंगे तो को इसका विभक्ति चिन्ह है। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, अगर आपसे पूछता है तो उसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। किसका जवाब मिले, क्या या किसको, जहाँ भी इन दोनों का जवाब मिले, दोनों में से किसी एक का, तो जान लीजिए वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। मोहन ने सांप को मारा, तो मोहन ने किसको मारा, सांप को मारा। आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे किसको या क्या, अगर इसमें से किसी का उत्तर मिल रहा है तो आप वहाँ पे जान लीजिएगा कि वहाँ पर कौन सा कारक है, तो वहाँ पर कर्म कारक है। जैसे आप देख सकते हैं मोहन ने किसको मारा, सांप को, तो उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। अभी आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर भी ने का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। जब भी आपको कर्ता कारक कर्म कारक दोनों मिलेंगे तो वहाँ पर हम प्रायोरिटी जो है वो कर्म कारक को ही देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कर्ता कारक भी है और यहाँ पर कर्म कारक का भी व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, कर्म कारक को देंगे, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। आइए हम अभी बात कर लेते हैं मनोज क्रिकेट खेलता है, तो मनोज क्या खेलता है, आपको जवाब हमेशा किससे, प्रश्न किससे करना है, क्या और किसको से करना है। तो अभी आइए देखते हैं मनोज क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे उत्तर मिल रहा है, तो आप को यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। अभी आइए हम बात करते हैं सीता फल खाती है, सीता क्या खाती है, फल खाती है, क्या खाती है, फल खाती है, तो क्या या किसको का जहाँ जवाब मिले वहाँ पे कर्म कारक होता है। कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा, कंस को मारा, जहाँ भी हमने आपको बताया है क्या और किसको का उत्तर मिले वहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाता है। बड़ों को सम्मान दो, किसको सम्मान दो, बड़ों को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसको से प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक हो जाएगा। और कर्म कारक को पहचानने के लिए जहाँ पर कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, जहाँ पर ये तीनों हो वहाँ पर कर्म कारक होता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं इसके और अपवाद के बारे में। जहाँ पर एक और, दोनों और, तीन तरफ, वहाँ भी क्या होता है, तो वहाँ भी कर्म कारक होता है। इसका क्या मतलब है, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे स्कूल के दोनों तरफ, जहाँ पर आपको दोनों तरफ, तीनों तरफ ये सब मिले वहाँ पर कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है, तो कर्म कारक होता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्कूल के किस तरफ, दोनों तरफ तालाब है,
दोनों तरफ यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आप दोनों तरफ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे गांव के तीनों तरफ रेल की पटरी है। तो आपको तीनों तरफ, दोनों तरफ ये सब जहाँ मिले वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो वहाँ पे कर्म कारक हो जाता है। कहते हैं हम करण कारक की, कि करण कारक की परिभाषा या इसकी पहचान क्या होती है। काम किससे किया जा रहा है उसी को हम करण कारक कहते हैं। अर्थात जिस भी चीज़ से काम किया जाता है वहाँ पर कौन सा कारण कारक होता है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जिसके द्वारा काम हम करते हैं वहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पर करण कारक होता है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसके अगर हम कारक चिन्ह की बात करते हैं, परसर्ग जिसको हम बोलते हैं, तो वो विभक्ति भी जिसको हम बोल देते हैं, तो वह से या के द्वारा होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले उदाहरण की, और उदाहरण की हम जैसे बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर से मारा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता कारक है, यहाँ पर कर्म कारक है, और यहाँ पर करण से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ करण कारक है। तो जहाँ पर हमने आपको बताया है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी लास्ट में सबसे अंत में कारक मिलता है वही आपसे माना जाता है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो करण कारक इस वाक्य में है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तीर से। रावण को किससे मारा जा रहा है? तीर से मारा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको से विभक्ति का प्रयोग मिले वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर करण कारक होता है। लेकिन आपको अपादान में भी से विभक्ति का प्रयोग मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो है स्थिति अलग होगी, अर्थात अलगाव की स्थिति में वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अभी हम ये बात कर लेते हैं, जैसे सीता पेन से लिखती है। किसके द्वारा लिखती है? पेन के द्वारा लिखती है। जैसे आप बोल सकते हैं से के स्थान पे द्वारा का भी प्रयोग करेंगे तब भी वही रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, रावण को किसके द्वारा मारा, तो तीर के द्वारा मारा। से को हटाकर अगर यहाँ द्वारा का प्रयोग करेंगे तब भी वही उत्तर आएगा। जैसे राहुल किताब से पढ़ता है, राहुल किताब के द्वारा पढ़ता है। आप जो भी बोलेंगे उत्तर एक ही समान होगा, अर्थात वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको हम अपवाद की बात कर लेते हैं कि करण कारक के अपवाद क्या होते हैं। आपको जहाँ भी के साथ अंग भंग और समय पूछना या बताना आपको ये मिले वहाँ पर भी करण कारक होता है। जैसे आपको हम बता दें, मैं पिताजी के साथ, किसके साथ? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था जहाँ भी के साथ आपको मिलेगा वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर करण कारक होता है। तो पिताजी के साथ रोज़ टहलने जाता हूँ, तो आपसे अगर ऐसा वाक्य देता है और अगर वहाँ पर आपको के साथ मिलता है तो वहाँ पर आप कौन सा कारक बताएंगे, वहाँ पर करण कारक आप बता देंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं भी दूसरे एग्जाम्पल की, कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। मैं एक आँख से काना हूँ। जैसे आपको अंग भंग की स्थिति दिखाई देगी वहाँ पर कौन सा कारक होगा, तो वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मैं एक आँख से काना हूँ। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एक आँख उसका एक आँख से नहीं दिखाई पड़ता है। आप जो भी मान लें, तो एक अंग भंग की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो जहाँ भी आपको अंग भंग की स्थिति उत्पन्न होगी वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे आप तीसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, वह पैर से लंगड़ा है। किससे लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है। तो आपको जहाँ भी आपको अंग भंग की स्थिति दिखेगी वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो वहाँ पे करण कारक हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। रात के 3 बज गए हैं, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको समय पूछना या बताना ये आपको मिले वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे आप देख सकते हैं, रात के 3 बज गए हैं,
तो कोई बता रहा है समय कि कितने बज गए हैं, 3 बज गए हैं। भाई साहब कितना समय हुआ है, कोई समय पूछ रहा है। तो आपको मैंने बताया है जहाँ भी समय बताया जाए या पूछा जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर करण कारक हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं अभी संप्रदान कारक की, कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है। तो उसका कारक चिन्ह को और के लिए होता है। आइए अभी हम बात करते हैं, अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कर्ता ने फिर कर्म को, चूँकि कर्म जो कर्म है इसका भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो इसका भी को होता है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या नाम है संप्रदान कारक की, तो संप्रदान कारक की भी विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। तो जहाँ भी आपको के को दिया है, अगर उसके स्थान पर हम के लिए लगाते हैं और वह फिट हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से भी समझ जाएंगे। राम फल खरीदने को गया, को बाजार गया, तो को के स्थान पर अगर आप के लिए लगाएंगे तब भी वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं राम फल खरीदने के लिए बाजार गया या को बाजार गया, दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रमेश पढ़ने स्कूल जाता है, यहाँ पे आपको कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आप यहाँ पर अगर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वाक्य में कोई त्रुटि नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। आइए अभी हम बात कर लेते हैं संप्रदान कारक के अपवादों के बारे में। जहाँ पर आपको नमस्कार, अवधि का निर्देशन और सदा के लिए दी गई वस्तुओं की बात की गई हो, वहाँ पर भी संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा पिताजी को सादर नमस्कार। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको नमस्कार की स्थिति हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रोहन ने भिखारी को कलम दिया, तो कभी भी कोई भी भिखारी को कुछ देगा तो वह हमेशा के लिए देगा, ना कि उससे 2 दिन बाद जाके मांग लाएगा। तो आपको हमने बताया था कि जहाँ भी अवधि, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ भी सदा के लिए दी गई वस्तुओं का जिक्र किया गया हो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, तो ब्राह्मण को कोई कुछ दान देता है तो उससे फिर वापस नहीं लेता है। तो आपको हमने बताया है कि जहाँ भी कोई भी वस्तु सदा के लिए किसी को दी जाए वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। मुझे एक दिन के लिए पुस्तक चाहिए, हमने आपको बताया है कि जहाँ भी आपको अवधि का निर्देशन मिले वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन की बात की गई है, अर्थात अवधि का बात किया गया है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 माह की बात की है, वह 4 माह के लिए दिल्ली जाएगा। कितने माह के लिए जाएगा, 4 माह के लिए। जहाँ भी हमने आपको बताया है कि अवधि का जिक्र किया गया हो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं 5वें कारक की, कि 5वां कारक अपादान कारक। और मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन इसका जो से प्रयोग किया जाता है वह अलगाव की स्थिति में किया जाता है। अर्थात कोई 2 वस्तुएं आपस में अलग होती हैं और उसके लिए जब हम से का प्रयोग करते हैं वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जब पत्ते गिरेंगे तो पेड़ से अलग होकर ही तो गिरेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो से का प्रयोग किया गया है वह अलगाव की स्थिति में किया गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं वह दिल्ली से आया है। दिल्ली से जब आया है तो दिल्ली तो अलग हो गई ना, उससे दिल्ली से तो दूर हो गया, तो इसलिए वह यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। क्योंकि जो से है यहाँ ये विभक्ति चिन्ह है, से जो इसका प्रयोग किया गया है वह अलगाव की स्थिति में किया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं बिल्ली छत
से कूद गई, जब भी आपको हमने बताया है कि अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बिल्ली छत से कूद गई अर्थात छत से वह दूर हो गई, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति है ना, छत से बिल्ली अलग हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय के साथ तो जाती नहीं, हिमालय से निकल जाती है, अर्थात हिमालय से निकल कर वह हिमालय से दूर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है, चूँकि यहाँ पे अलगाव की स्थिति है, इसीलिए यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। अभी हम अपादान कारक के कुछ अपवाद की बात करेंगे, जहाँ पर भी तुलना के अर्थ में किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक हो जाता है। जैसे मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, कितनी किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर। यहाँ पे तुलना किया गया है घर का और शहर से कि कितना किलोमीटर दूर है शहर से घर उसका, तो 20 किलोमीटर दूर है। आइए हम बात कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं सुरेश रमेश से लंबा है, तो तुलना किया गया है कि रमेश का और सुरेश से, तो कौन किससे लंबा है, सुरेश रमेश से लंबा है। तो रमेश से लंबा कौन है, तो रमेश से लंबा सुरेश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलना किया गया है रमेश का और सुरेश के साथ, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। हम बात करते हैं अगर सीता कक्षा में सुंदर है, अर्थात बहुत सी बच्चियाँ होंगी जिनमें से सीता जो है वह कक्षा में सुंदर है, तो तुलना की बात की गई है और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी तुलना की बात की जाएगी वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कारक नंबर 6 की कि संबंध कारक। तो इसकी हम पहचान की अगर हम बात करेंगे तो का, की, के, रा, री, रे, ये सभी इसकी पहचान है किसके, संबंध कारक के। तो आइए अभी हम बात करते हैं संबंध कारक के कि इसकी परिभाषा या बोल सकते हैं कि किसको कहते हैं, उसको थोड़ा जान लेते हैं। वाक्य के जिस पद में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट होता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात हम इसको अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको हर बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं गीता मोहन की बहन है, तो आपको जहाँ पर भी की, री, ये सभी आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आपको हम बता दें वहाँ पर संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा, तो हमने आपको बताया था संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गीता मोहन की बहन है, किसकी बहन है, मोहन की बहन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रमेश या रमेश की गाय है, किसकी गाय है, रमेश की गाय है। तो गाय का संबंध किसके साथ में है, रमेश के साथ में है। मोहन की बहन कौन है, तो वह गीता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का संबंध आपस में है। यह राधे श्याम का बेटा है, तो किसका बेटा है, राधे श्याम का बेटा है। कौन, जो यह है, या किसी की नाम भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे राम राधे श्याम का बेटा है। तो जहाँ भी आपको संबंध का बोध होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अपने बेटे का संबंध खुद से बता रहा है कि वह बहुत ही अच्छा है। तो जहाँ भी आपको संबंध की स्थिति दिखाई देगी वहाँ पर संबंध कारक होता है। अभी हम बात कर लेते हैं अपवाद की कि इसके अपवाद क्या होते हैं। जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पर वहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कवि और उसकी रचना का उल्लेख जहाँ पर मिलता है वहाँ पर भी कौन सा कारक होता है, वहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को क्या दिए, कपड़े दिए। अब अगर कोई कपड़ा धोबी को देगा तो वह हमेशा के लिए तो देगा नहीं, धोबी कपड़ा धुलकर उसको फिर से वापस कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। क्योंकि धोबी का काम कपड़े धोने का है तो कपड़े का संबंध किससे बताया जा रहा है, धोबी के साथ बताया जा रहा है। जैसे रोहन ने मोची को जूते दिए, तो मोची को अगर कोई जूता देगा तो पॉलिश करने के लिए देगा, ऐसा तो है नहीं कि उसको आप एकदम से दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है। अभी हम बात कर लें जैसे रचनाओं की कि रामचरितमानस
के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। हमने आपको बताया है कि जहाँ कहीं भी कवि और उसकी रचना का उल्लेख मिलता है वहाँ पर संबंध कारक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास का संबंध किससे बताया जा रहा है? रामचरितमानस के मानस से बताया जा रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं अधिकरण कारक की, कि अधिकरण कारक क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। इसकी अगर हम अधिकरण कारक के पहचान की बात करते हैं तो में और पर इसके पहचान होते हैं, और जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो अधिकरण कारक हो जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है में और पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके कौन से उदाहरण हैं। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर भी में और पर आपको दिखाई देगा वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे आप देख सकते हैं बिल्ली छत पर बैठी है। कहाँ बैठी है? छत पर बैठी है। बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? तो पेड़ पर रहता है। आपको मैंने बताया था जहाँ कहीं भी पर और में विभक्ति का प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा मैदान में दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? मैदान में दौड़ता है। किताब मेज पर रखी है। कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको और एक बात बता दें कि अधिकरण कारक में जहाँ भी ठीक समय की बात की जाए, ठीक समय पर आना और जाना, ठीक समय पर आना और जाना, इसकी अगर बात की जाए वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, मतलब फिक्स टाइम है कि हाँ मैं 2 मिनट में आ ही जाऊँगा, अर्थात यहाँ पर फिक्स समय क्या है? 2 मिनट दे रहा है। तो आपको जहाँ भी एकदम फिक्स टाइम मिले वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं संबोधन कारक की, कि संबोधन कारक क्या होता है, और यही जो है लास्ट कारक है। तो अभी हम बात करते हैं संबोधन कारक की, कि संबोधन कारक क्या होता है। तो इसके चिन्ह की अगर हम बात करेंगे, हाय, वाह, हे, अरे, ये सभी इसके कारक चिन्ह हैं। और जहाँ भी भावों को प्रकट करने के लिए संबोधन कारक अर्थात हाय, वाह, हे, हरे, ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और हम आपको बता दें कि संबोधन कारक ही एकमात्र ऐसा कारक है जिसके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग पहले सबसे वाक्य के किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाय मेरी तो मत मारी गई थी, तो आपको इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह सबसे पहले आपको वाक्य के दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे आप देख सकते हैं हे भगवान वह चला गया, ओह क्या कमाल का लड़का है, वाह तेरे तो मज़े आ गए। तो जहाँ पर भी आपको ये जो है संबोधन कारक बहुत ही आसान होता है, इसको पहचानना भी आसान है, क्योंकि इसमें अंत में ये जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा होगा ये मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे वहाँ पर जान लीजिए कि वहाँ पर संबोधन कारक होता है, क्योंकि इसका प्रयोग भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि संबोधन कारक में जो विभक्ति चिन्ह या परसर की बात करें उसका प्रयोग किया जाता है तो वाक्य के सबसे पहले किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाय, हे भगवान, ओह, वाह, तो ये सभी क्या हैं? तो विभक्ति चिन्ह हैं। तो इसी के साथ आज इस जो है संबोधन कारक भी खत्म होता है और इसी के साथ कारक की क्लास समाप्त होती है। तो इसी के साथ हम आज इस सेशन की समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कृपया सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो सजेशन ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।